कि हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पीछे धकेल दिया है, इसमें सदाकत है इसमें? अमेरिका झूठ बोलता है। ट्रंप सबसे बड़ा झूठा है। ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। ट्रंप पर एतमाद नहीं करना चाहिए। ये बात हम पहले दिन से कहते हैं। अमेरिकी सदर अगर ये ट्रंप आकर कहे कि दिन है तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये झूठा है। ये कहे रात है तो हमें नहीं मानना चाहिए। अब जो इन्होंने कहा है कि हमने ईरान की जोहरी तंसीबात को तबाह किया, तो देखना यह है कि ईरान का क्या मौक़िफ़ है। जंग कौन जीता, ईरान जीता, इसराइल जीता? सवाल ये नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। सवाल ये है कि अमेरिका और इसराइल क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि रिजीम चेंज कर दें। क्या रिजीम चेंज हुआ? इसका जवाब है नहीं। अमेरिका और इसराइल चाहते थे कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और आइंदा बाकी न रहे। तो क्या ऐसा हो गया 4 दिन में? पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देखते हैं इस पूरी जंग के अंदर? पाकिस्तान का किरदार बहुत ही मुनासिब रहा है, बहुत अच्छा रहा है। खुद ईरान ने 2 मरतबा इस किरदार की तारीफ की है। कल हमारी पार्लियामेंट के अंदर अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल नामंजूर नारे लगे पार्लियामेंटेरियन से, और पार्लियामेंट के अंदर ये काम हुआ है। तो ये बहुत काबिल तहसीन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तस्मीन जावेद हाजिर है ज़ाफ़िया की 20th एपिसोड के साथ। जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो उस वक्त जो है सीज़ फायर हो चुका है। अमेरिका ने ऐलान किया है ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। क्या ईरान ने भी इसमें कंफर्मेशन दे दिया है? कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद शाम तक, जब ये आप तक ये पॉडकास्ट आ चुका होगा, तो पूरी जंगबंदी हो जाएगी। खबर अभी यह है कि ईरान ने फिर से इसराइल पे हमला किया है, और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं कान शोए कह रहे हैं कि हम भी जवाबी हमला करेंगे। कल कतर के ऊपर ईरान ने जो अमेरिकन बेसिस में जो हमला किया, जिसमें कुछ पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इस तरह की ट्विस्टिंग की गई कि कतर पे हमला किया गया, ऐसा नहीं था। वो ज़ाहिर बात है रिटेलिएशन की गई ईरान की तरफ से। अमेरिका ने जो 3 इनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया, दन तंस, इस्फहान और फरदौ पे, जिस पे अमेरिका के दावा है कि न्यूक्लियर जो इनके मामलात हैं वो सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, ओब्लिटरेट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात ऐलान किया। मिडनाइट हैमर के नाम से ऑपरेशन हुआ। इतवार के रोज अमेरिका उस पर मुदाखलत की। अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। कोकिल बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका इस जंग में पहले से शामिल था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया जो पोस्ट है, सोशल ट्रुथ में आके इसका ऐलान किया, और 125 एयरक्राफ्ट इसमें इस ऑपरेशन में जो थे यूज हुए। और ये जो बस्टर बॉम्ब गिराए गए, इससे बहुत बड़ा जो कह सकते हैं, अमेरिका का ये दावा है कि ईरान जो है बहुत पीछे चला गया है अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट के हवाले से। कितना इसमें सदाकत है, कितनी नहीं है, ये एक्सपर्ट्स इसके हवाले से बताएंगे। तो कल अमेरिका ने, जब ईरान ने यह हमला किया कतर के एयर बेसिस पे, अमेरिकी एयर बेसिस पे, तो अमेरिका ने खुद से फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब टाइम है कि हम जो है मुज़ाकरात की तरफ आए। लेकिन फिर अमेरिका ने भी कोशिश की कि ईरान को थोड़ा सा जो है उसकी ये जो स्ट्राइक्स थी रिटेलिएशन के नाम पे, उसको दबाने की भी कोशिश की जाए, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करें। तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, और टाइम भी लगता है कि जंग शायद जंगबंदी की तरफ चले जाए। बहुत सी शहादत ईरान के अंदर भी। इसराइल को भी ये जो नाकाबिल तस्खीर का जो एक पूरा उसका वो था कि इसराइल को आप हरा नहीं सकते, इसराइल को वो नहीं कर सकते, ईरान ने ये तो साबित कर दिया है कि इसराइल वल्नरेबल है। तो आज इस मौजू पे बात करते हैं। बहुत पेस को हम तेज रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब, जो कि पैलेस्टीनियन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है 3-4 रोज के अंदर। अब की खबर ये है कि जंगबंदी की बात हो चुकी है। क्या ये खुश आइंदा, या आपको लगता है ये भी एक फरेब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तदवीन जावेद भाई, आपने बहुत अच्छी एक हमेशा की तरह पूरा एक बैकग्राउंड तो खा ही दिया है सारे हालात का। जो जंगबंदी की बातें हो रही हैं, सवाल यह है कि किसकी तरफ से हो रही है। ये अमेरिका और इसराइल की तरफ से हो रही हैं। जब ये उस वक्त हो रही हैं जब ईरान ने गुज़िश्ता रात कतर में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे जो अल उदैद के नाम से, और ये मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है, जहाँ पर 8000 हाउसेज़ हैं अमेरिकियों के फ़ौजियों के। वहाँ पर ईरान ने जो है वो मिसाइल फायर किए। उसके बाद एकदम से आपने देखा कि ट्रंप की टोन चेंज हो गई। ट्रंप ने कहा कि पीस होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, फला होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? कल आपने 125 हथियारों के साथ ईरान पे बमबारी की, एक वायलेशन की, सोवरेनिटी को वायलेट किया उनकी। आज आप कहते हैं कि नहीं, अब ये नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने कहा था कि जब अमेरिका हम पे हमला करेगा या बदमाशी करेगा तो फिर ये वक्त नहीं है कि वो मार के भाग जाएगा, हम उसको भी मारेंगे। तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया है। ये बात भी आपकी सही है जो आपने कहा कि कुछ लोगों ने यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि ट्विस्ट कर रहे हो, कह रहे हैं ये कतर पे हमला कर दिया, बरादर इस्लामी मुल्कों पे हमला कर दिया, ईरान ने ये गलती कर दी। देखिए, ईरान एक रियासत है। वो आपके सोशल मीडिया पे बैठे हुए चंद ये जो अहमद किस्म के लोग हैं, इनसे ज्यादा वो दूर की सोच, खैराती तजिया कर रहे हो। ये देखें आप, वो एक जंग लड़ रहा है कि किससे लड़ रहा है, सो कॉल्ड दुनिया की सुपर पावर जिसको दुनिया कहती है, उससे जंग लड़ रहा है। आप उसको ये मशवरे बैठ के अपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे देते हैं। थोड़ा ख्याल करें, आप अपनी सोच के मुताबिक किसी रियासत को नहीं चला सकते हैं। उसकी सोच को देखें कि वो क्या है, फिर अपना कोई वो
वो तजिया पेश करें। हमने देखा है कि ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। जहां तक जंग बंदी की बात है, बिल्कुल जंग तो कोई भी नहीं चाहता, और ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें वो समझने की यह है कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की है, जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की है। और ईरान जंग तलब नहीं है, लेकिन ईरान अपना दिफा करने का हक रखता है। जो आपने कहा कि वो कतर की जो बेस पे हमला किया, मैं ये भी सुनने वालों के लिए बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 में वाज़े और सरीहन ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जाहरे आपकी कौम पे हमला करे, आपकी सोवरेनिटी को वायलेट करे, तो 51 आर्टिकल ये राइट देता है कि आप उस जाहरे के खिलाफ कार्रवाई करें। ना सिर्फ उसकी रियासत में करें, बल्कि उसके फौजी असासे अगर कुर्बो जवार में कहीं पर हों, तो उस पर भी ये राइट देता है कि आप उस पर भी हमला करके अपना इंतकाम लें। तो ईरान ने ये किया। ईरान ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई नाजायज़ काम नहीं किया। ईरान ने बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत काम किया है, जबकि अमेरिका ने इसके बरक्स IAEA के कवानीन को पामाल किया है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन के चार्टर को वायलेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकी सदर का सलामती कौंसिल में मुआखजा होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुआखजा होना जो शिक है बिल्कुल। मेरे इस वक्त फौरी तौर पे इल्म में नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली चाहे तो एक रेजोल्यूशन के जरिए ये कर सकती है। क्या करेंगे साबिर भाई? ये बात सही है कि वो नहीं करेंगे। वो ज़्यादातर तो वही है कि अंजुमन गुलामान अमेरिका पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है। सही, अच्छा ठीक है। अच्छा साबिर साहब, लेकिन अमेरिका का ये दावा कितना सही आपको लगता है? आपने वहाँ लोगों से भी बात की होगी ईरान के अंदर कि हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पीछे धकेल दिया है, इसमें सदाकत है इसके? अमेरिका झूठ बोलता है। हाँ। ट्रंप सबसे बड़ा झूठा है, ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है, ट्रंप पर एतमाद नहीं करना चाहिए। ये बात हम पहले दिन से कहते हैं। अमेरिकी सदर अगर ये ट्रंप आकर कहे कि दिन है तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये झूठा है। ये कहे रात है तो हमें नहीं मानना चाहिए। अब जो इन्होंने कहा है कि हमने ईरान की जोहरी तनसीबात को तबाह किया, तो देखना यह है कि ईरान का क्या मौक़िफ़ है। ईरान कह रहा है कि हम तो यूरेनियम जो एनरिच हो चुकी थी, जो अफजूदगी हो चुकी थी, उसको शिफ्ट करो। मैं आपको बताऊं, ये 500 किलोग्राम यूरेनियम है उनके पास। ये मालूमात शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने 500 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसको वो इनरिच करने के बाद उसको शिफ्ट कर दिया, जैसे मटेरियल हटा दिया, सिक्योर कर दिया है। और जितनी इन्होंने बमबारी की है वो सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल रास्तों के ऊपर हुए। वो तो पहाड़ों के नीचे ज़ेरे ज़मीन बना हुआ है, वहां तक तो शायद कोई नुकसान हुआ भी नहीं है। और अगर हुआ भी होता तो अब तक सामने आ चुका होता। इनके पास तो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। ये अब तक तस्वीरें चला चला के ये ईरान को ब्लैकमेल कर चुके होते, तो ऐसा नहीं हुआ है। फिर इससे बड़ी अहम चीज़ ये है कि चले अगर खुदा न खास्ता ये हो भी गया है, तो ऐसी कोई ताबकारी नहीं हुई है। जो साइंटिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बिल्कुल जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पढ़ने वाले जो बड़े माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि कोई ऐसी ताबकारी की असरात पैदा नहीं हुए खित्ते में, खुद ईरान के अंदर भी जहाँ जहाँ पर यह हुआ है, कि जिससे ये तस्दीक हो सके कि यहाँ पर जोहरी तनसीबात ख़त्म हो गई हैं या तबाह बर्बाद हुई हैं। यानी तबाही होती तो जाहिर है कि उसकी ताबकारी होती, ताबकारी नहीं है। इसका मतलब कि अमरीकी हुकूमत झूठ बोल रही है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग ले रहा है, यानी वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भाई हम बदमाश हैं, हम जो चाहे वो बाबू साहब, लेकिन ये 125 एयरक्राफ्ट आए, ईरान की एयर स्पेस वायलेट हुई, किस मुल्क से एयर स्पेस आपको लगता है कि किसने उनको ये पूरा एक सफ़र करके आए ना, अमेरिका से चले हैं, वो गुआम से गालिबन चले हैं, तो यहाँ तक जब ये पहुँचे हैं तो बरादरान ईरानी जो उनके बरादरान हैं या उनके पड़ोसी, उनकी शायद एयर स्पेस इस्तेमाल हुई हो? बिल्कुल, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक खबर जो सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है कि हिंदुस्तान की फ़दाई हुदूद इस्तेमाल हुई है, ये झूठ है। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी तस्दीक हो जाए, तो मैं इस पर कोई वो लब कुशाई करूँ, लेकिन अभी तक इसकी कोई तस्दीक ठीक है, हो नहीं पाई है। ज़्यादा जो एहतमाल है वो यही हमारे जो अरब अमारात और कतर और ये सारे जो इलाके हैं, इनकी फ़दाई हुदूद इस्तेमाल की गई है। यहाँ से ये जंगी त्यारे रूट इस्तेमाल करके आए हैं और यहीं से ही वापस गए हैं। और यही वजह है कि ईरान ने भी जो अपना टारगेट चूज़ किया है, वो कतर के अंदर चूज़ किया है। वो चाहता तो इराक में कर सकता था। वो सबसे खबर चली थी इराक में किया है उन्होंने। इराक में किया है, लेकिन कम है। अच्छा, वो इराक के अंदर से हुआ है, ड्रोन मारे गए हैं। ठीक है, ठीक है। वहाँ की जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं इराक की, हशद शाबी, और वो उन्होंने उस वक्त किया है उनको इंगेज करने के लिए। लेकिन ईरान ने जो कतर को चूज़ किया, इसका मतलब है कि ये इस खित्ते की जो फ़दाई हुदूद है वो इस्तेमाल की गई है। और ये जो कतर की सबसे बड़ी जो कतर में मौजूद है फौजी बेस, ये ज़्यादातर अलुदैद ये इसमें इस्तेमाल हुई है। तो इस टारगेट का एक मैसेज ये भी है। अच्छा, अब साबिर साहब, मैं आपसे बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करूंगा, ये जंग कौन जीता? ईरान जीता, इसराइल जीता? सवाल ये नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। सवाल ये है कि अमेरिका और इसराइल क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि रिजीम चेंज कर दें। क्या रिजीम चेंज हुआ? इसका जवाब है नहीं।
अमेरिका और इसराइल चाहते थे कि ईरान का जोरी प्रोग्राम खत्म हो जाए और आइंदा बाकी ना रहे। तो क्या ऐसा हो गया 4 दिन में? ये भी नहीं हुआ। नहीं, अमेरिका तो कह रहा है कि हम धकेल दिया इनको। वो उनके कहने से हो रहा ना, लेकिन ईरान के मुताबिक तो उनका प्रोग्राम मौजूद है। अच्छा। उनके साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने जहनों में ट्रांसफर कर दिया, हम थोड़े दिन के बाद वो फिर बना लेंगे अगर बर्बाद भी कर दिया तो ये नहीं कर सके। वो सिर्फ उनके दावे से नहीं होता। देखें, उनका दावा तो इस तरह है कि जब ईरान ने अमेरिकी बेस पे जब जब मिसाइल फायर किए तो उन्होंने खुद से सीज फायर कर दिया। ये तो खुद सरी है ना, यानी खुद से आप जो चाहे वो कहते रहें, ना कोई सबूत है, ना कोई शवाहिद है, ना कोई दलील है। इसी तरह जो 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 इन्होंने सारे मंसूबे ईरान के खिलाफ जो बनाए थे, आइंदा वो 10 सालों के लिए, ईरान ने 12 दिन में वो नाबूद कर दिए। अब ईरान इस पोजीशन में खड़ा हुआ है कि ईरान कह रहा है हमारी शराइत पे जंग बंदी करो। जंग बंदी की बात कौन कर रहा है? अमेरिका और ईरान। ठीक है। ओ सॉरी, अमेरिका और इसराइल। इसराइल, हाँ। ईरान तो नहीं कह रहा मैं जंग बंदी, यानी अगर ईरान मार खा रहा है, लेकिन ईरान ये तो नहीं कह रहा। तो ईरान कहता कि भाई हमें माफ करो। अब्बास अराक्ची साहब तो जब यूरोपीय ममालिक के सफीरों से मिले, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी, IAEA के अंदर भी, तो वो ये कहते हैं इसराइल जंग रोक दे, हम भी जंग रोक देंगे। बिल्कुल, ये वो मौक़िफ़ है जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ईरान कहता है कि हम जंग तलब नहीं है। ठीक। अगर हम पे जंग मुसल्लत रहेगी तो हम फिर अपना वो दिफा करेंगे, हम मारेंगे इसराइल को। अगर आप जंग रोक देंगे, आप अपने हमले और जारियत रोक दें, हम भी नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। अच्छा साबिर साहब, आप क्योंकि फ़लस्तीन के कॉज़ के लिए काम करते हैं, इस जंग बंदी के अंदर जो नुकात होने चाहिए, उसके अंदर गज़ा के लिए कोई रिलीफ़ की बात नहीं हो सकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये जो इस वक्त जो मीडिया पर आप देख रहे हैं, ख़ासतौर पर मीडिया और सोशल मीडिया, इनके पास सही खबरें ही नहीं है। ये मगरिब से खबरें ले रहे हैं। मग़रिब से है। ये और जो अंजुमन उलमा ने अमेरिका है हमारे यहाँ, वो तो बिल्कुल ही एक डाइवर्ट किस्म की खबरें पेश कर रही है। असल खबर यह है कि ईरान ने क्या कहा है। ईरान ने कहा अगर कोई जंग बंदी करनी है तो चंद मुतालबात हैं। नंबर 1, गज़ा में जंग बंदी करो और ये गज़ा से इसराइली फ़ौज का इनखला करो। नंबर 3, ये आ चुके हैं? ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ये आ चुके हैं, ये उन्होंने पेश किए हुए हैं। ये अमेरिका सेंसर कर रहा है, ये बात सामने नहीं ला रहा ना। वो जब जंगबंदी की बात हुई है तो ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जंगबंदी इस तरह नहीं होगी कि अमेरिका इसराइल कहते हैं जंगबंदी और वो जंग बंद नहीं, इंतकाम होगा पूरा और हमारी शराइत पर जंगबंदी होगी। और जंगबंदी का मतलब है नंबर 1, गज़ा में जंगबंदी करो और यहाँ से इसराइली फ़ौज बाहर निकले। सही है। नंबर 2, गज़ा की जो नाकाबंदी है 2009 से मुहासरा है वो ख़त्म किया जाए। नंबर 3, गज़ा की तामीर नौ। नंबर 4, लुबनान के अंदर जारियत बंद की जाए। नंबर 5, जनूबी लबनान में जिन मकामात पर गासिब इसराइली फ़ौज इस वक्त खड़ी है वहाँ से वापस जाए। ठीक है। ये उनके मंसूबे हैं, ये उनका जो है ना बहुत बात है, पाकिस्तान का मीडिया दिखा नहीं रहा है। दिखाई नहीं रहा। यही तो बदबख्ती है, जब भी मैं इनको कहता हूँ ये अंजुमन उलमा ने अमेरिका। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, आपके दावा है कि ये ईरान ने ये सब चीज़ें जो हैं इनको प्रपोज़ की। अच्छी बात है, गज़ा की कॉज़ के लिए सबसे बड़ी बात। ये जंग है ही फ़लस्तीन के लिए, हुँ। ये ईरान की अपनी जंग तो नहीं है ना। ठीक है। अगर ईरान पहले दिन अगर फ़लस्तीन को छोड़ देता हाँ। तो क्या होता? ना कासिम सुलेमानी शहीद होता, ना उससे पहले जर्नैल शहीद होते, ना उसके बाद जर्नैल शहीद होते। वो कहने वाले डिट्रैक्टर्स ये कहते हैं, नाफ़्ती ये कहते हैं, वो तो क्योंकि उनको दाइश को रोकना था ईरान के अंदर ना आए, तो कासिम सुलेमानी की जंग दाइश के खिलाफ थी। दाइश किसने बनाई थी? दाइश इसराइल ने बनाई थी। दाइश के जो ज़ख्मियों का इलाज होता था गोलान की पहाड़ियों पे होता था। आपको पता है इस जंग में जो स्ट्रेटेजिक सबसे अहम चीज़ हुई है वो क्या है? जो ये पाकिस्तानी मीडिया को भी नहीं पता है, जो नहीं दिखा रहा मीडिया, सोशल मीडिया भी। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली फ़ौजी ठिकानों पे हमले किए हैं जो है ना वो ईरान ने। ये स्ट्रेटेजिक बात है, यानी गोलान का कमज़ोर होना हिज़्बुल्लाह की मज़बूती है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि हिज़्बुल्लाह इस सब में कहाँ है? हिज़्बुल्लाह अपनी जगह पर है और हिज़्बुल्लाह की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, जब ज़रूरत होगी हिज़्बुल्लाह कार्रवाई करेगी। अच्छा। ये जंग लुबनान में तो नहीं लड़ी जा रही ना, ये जंग ईरान और इसराइल के माबैन ये मिसाइलों से लड़ी जा रही है, जंगी जहाज़ों से लड़ी जा रही है। नहीं, जैसे एंगेजमेंट की जा सकती है ना, एंगेज किया जा सकता है। जहाँ ज़रूरत होगी हिज़्बुल्लाह वहाँ अपना किरदार अदा करेगी, अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अभी तो ईरान के 35 साल पुराने मिसाइल वो ही जो है ना वो इसराइल के लिए काफ़ी। अच्छा साबिर साहब, लेकिन थोड़ा-सा अब इसमें एक सवाल ईरान पे भी थोड़ी तनकीद करते हैं। जी। ठीक है, ईरान ने बहुत बड़े दावे भी किए और एक तरह से अब इस मिथ को तो तोड़ दिया है कि इसराइल से लड़ा नहीं जा सकता, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये इसको समझने के लिए। लेकिन अब ईरान इस जंग के बाद, आपको को नहीं लगता कि अपनी एयर फोर्स की स्ट्रेंथ को उसको बेहतर करना चाहिए? जो कि बज़ाहिर हमें लगता है जब ये एयरक्राफ्ट्स आए तो बिल्कुल कोई किसी कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि यहाँ तक कि यूएस जो सबमरीन्स हैं वो एक्टिव हो गई। उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी कुछ मिसाइल्स को मार गिराया। एयर फोर्स इस वक्त जो मॉडर्न जंगें जो चल रही हैं, हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में देखा, ये डिसाइड करती है कि पलड़ा किसका भारी है और कौन ज़्यादा नुकसान कर सकता है। चीन इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकता है? ये बात सही है कि जहाँ ईरान ने अमेरिका के सुपर पावर होने का भी भरम तोड़ा है और इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने का भी भरम तोड़ दिया, लेकिन साथ-साथ ये ज़रूरी है कि इस कामयाबी के बाद अपनी सलाहियतों को मज़ीद उन्हें
जो है ना वो करना चाहिए, ताकतवर करना चाहिए, पेश रफ्ता करना चाहिए कि ख़ासतौर पे एयरफोर्स, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो मॉडर्न जंगें हैं वो फ़दाई ताकत से लड़ी जा रही है, जिसके पास फ़दाई बढ़तरी है वो कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम ये कहते हैं कि तमाम तर बढ़तरी के बावजूद जी। सरेंडर कौन हो रहा है? हाँ, जिनके पास ये बढ़तरी। सरेंडर तो नहीं लेकिन किया। उसके बरक्स फिर भी हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ये मशवरा ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि ईरान को अपनी एयरफोर्स के ऊपर और एयर डिफेंस के ऊपर ज़्यादा पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि वो सोचते होंगे इस बारे में, उनकी सोच भी होगी इस बारे में, और वो इस पर कोई अमली इकदामात भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते होंगे, लेकिन ज़ाहिर है आप देखें, सोचें, 45 साल से एक मुल्क है पाबंदियों के अंदर। अब मैं बारहा बताता हूँ कि 2800 पाबंदियाँ एक ईरान अकेले के ऊपर है। इतनी पाबंदियाँ दुनिया के किसी, यानी सारे मुल्कों की पाबंदियाँ भी जमा करें और पूरी दुनिया की, तो उससे भी ज़्यादा पाबंदियाँ ईरान के ऊपर है। उसके बावजूद भी अगर ईरान तमाम तर मामलात के अंदर कहीं खड़ा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये इम्कान है कि आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी जो है वो फ़ौजी सलाहियतों में सामने आएगी। और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि ये देख लिया गया है ना, ये तो आजमा लिया गया। लेकिन फिर भी आप देखें कि F-35 अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं, इस वक्त जंगों में इस्तेमाल होते हैं। 4 उन्होंने गिराए हैं। ईरान का दावा है ना सब। नहीं गिराए हैं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है। वो ईरान ने दावा किया तो उसकी फुटेजेस दिखाई हैं उन्होंने। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने दावा किया, उन्होंने मार गिराए। IRGC ने ऑफिशियली वीडियो जारी की है उसकी। ऑफिशियल वीडियो जारी करने का मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई फैब्रिकेटेड वीडियो बना के दिखा देंगे, उसका जवाब देना है उनको। फिर तो उन्होंने अगर जारी किया तो इसका मतलब कि उन्होंने मारा। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ईरान और अमेरिका की सियासत में एक फ़र्क है। अमेरिका झूठ का सहारा लेता है, ईरानी झूठ का सहारा नहीं लेते। वो पहली बात ही उनकी यह है कि जंग हो या अमन हो, इखलाकियात सबसे ऊपर है, कि झूठ के सहारे से काम नहीं करना है। किसी से दुश्मनी इसलिए नहीं करनी है कि वो हमें पसंद नहीं, बल्कि उसूलों की बुनियाद पर करनी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि रेजिम चेंज तो नहीं, फेल हो गया, नजर भी आ रहा है। तो आज जो रज़ा शाह पहलवी का बेटा तो वो शोक मना रहा होगा। ना सिर्फ वो सोग मना रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़मीन के अंदर अपना मुंह कफन करके जो है ना वो रो रहा होगा। और मैं इस बारे में सिर्फ यही कहता हूँ कि खुदा ने इज्जत मोमिनीन के लिए रखी है और जिल्लत मुनाफिकीन। वो भी तो मुसलमान ही है। वो मुनाफिकीन के लिए। मैंने जो बात की है कि इज्जत खुदा ने मोमिनीन को रख दी है और जिल्लत मुनाफिकीन को दी है। मुनाफिकीन मुसलमान भी हो सकते हैं, सही है। तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो वो तो आपको लग रहा है शोक मना रहा है, तो उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा, आपको लगता है? हमेशा की तरह ऐसा ही होगा। अच्छा, अब एक और थ्योरी भी है मार्केट में। लोग ये कहते हैं, और एक अनवर इकबाल साहब हैं डॉन के, जो खबरें लिखते हैं, अमेरिका वाशिंगटन बेस्ड हैं। उन्होंने कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले ईरान जो था अमेरिका का मोहरा था, ऐसे कि वो सऊदी अरब को कंट्रोल करने के लिए या अरब ममालिक को कंट्रोल करने के लिए, कि देखो ये तुम्हारे लिए खतरा मौजूद है। लेकिन उनके बकौल 7 अक्टूबर वाला वाक़या हो गया, हमास ऊपर आ गई, तो ईरान ने थोड़ा-सा अपनी रेड लाइन क्रॉस कर दी थी, इस वजह से उस पर ये करना ज़रूरी था। तो अब मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो चेस होता है, जो हम खेलते हैं, इसके मोड़े तब्दील होते रहते हैं, तो अब इन्होंने जो है एक तरह से गेम्स के उसूलों को तब्दील कर दिया है। ये बिल्कुल ही गैर माकूल की तसन्नुत से भरपूर ये तशरीह है। हाँ, मैं ये कहने जा रहा था, मैं अगली बात आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। मैं अगली जो बात कहने जा रहा था मैं ये था कि ये ऐसे लोगों का तजिया है कि जिनके जहनों पर अमरीकी एक तसल्लुत हावी है, जिनके ऊपर अमरीका की हैबत, जिनके दिमागों पर, जिनके खून में रच बस गई है, यही अंजुमन गुलामान अमरीका है। और वो और कौन है? सही। यानी जब मैं एक जुमले में कहता हूँ अंजुमन गुलामान अमरीका, तो इसमें ये सब मुबशिर ज़ैदी साहब कल कह रहे थे, वो मशहूर लिखारी, बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो कतर पे अमरीकी बेसिस पे जो हमला किया है, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है ईरान, कि वो नाकाम हो चुके हैं वो। देखें, जो खुद डिप्रेशन का शिकार होता है वो दूसरों को यही समझता है। तो मुबशिर ज़ैदी साहब की जितनी भी पोस्टें पढ़ेंगे आप, तो उनमें भरपूर किस्म का डिप्रेशन और बड़ी फ्रस्ट्रेशन मौजूद होते हैं। तो उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हकाइक पर मबनी हो। यानी कौन सी डिप्रेशन है? यानी आप समझते हैं एक रियासत जो अमेरिका से लड़ रही है, जो इसराइल से लड़ रही है, और आज नहीं लड़ रही 12 दिन से, जो 45 साल से लड़ रहे हैं, जिन्होंने, देखें, क्या मुबशिर ज़ैदी को ये नहीं पता कि 8 साल तक इसी ईरान ने जंग लड़ी है? किसके साथ? जब अमेरिका भी इराक के साथ था, रूस भी इराक के साथ था, दुनिया की सारी ताकतें इराक के साथ थी, ईरान तनहा था। 8 साल जंग लड़ी उन्होंने। अभी भी वो तैयार थे। ईरानी कह रहे थे जितना लड़ना पड़ा वो लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, आखिरी चीज तक लड़ेंगे, जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे। चले साबिर साहब, चले, ये तो हो गई बात। अब ये बताइए, हमारा मुल्क के पाकिस्तान कुल कौमी सलामती का इजलास हुआ, मजम्मत की गई कि अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया, ठीक है, अच्छी बात है। कल फिर जब कतर के ऊपर, खतर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, अमरीकी एयर बेसिस पे हमला हुआ, तो पाकिस्तान ने एक मेजर्ड
अपनी जो है उस पर बात की। उन्होंने कहा कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के मफादात भी हैं और होने भी चाहिए, हमारे अरब ममालिक से बहुत से ताल्लुकात हैं, हमारे सब ब्रदरान इस्लामी ममालिक हैं। पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देखते हैं इस पूरी जंग के अंदर? पाकिस्तान का किरदार बहुत ही मुनासिब रहा है, बहुत अच्छा रहा है। खुद ईरान ने 2 मरतबा इस किरदार की तारीफ की है। कल हमारी पार्लियामेंट के अंदर अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल नामंजूर नारे लगे पार्लियामेंटेरियन से, मुझे नहीं पता कौन सी जमात से, पीटीआई के थे वो पार्लियामेंटेरियन से, और पार्लियामेंट के अंदर ये काम हुआ है, तो ये बहुत काबिल तहसीन है, जो भी जमात थी। अब ये है हुकूमत का जो स्टांस है, उस पर पेज़ेश्कियान साहब ने भी पहले शुक्रिया अदा किया अपनी पार्लियामेंट में, फात में भी उन्होंने टेलीफोन किया और शहबाज शरीफ को। ये मुनासिब है, यानी अच्छा है, पाकिस्तान ने मजम्मत भी की है और ये भी किया। लेकिन देखें, बीच में जो पाकिस्तान ने 1-2 ब्लंडर किए हैं छोटे छोटे, जिसमें ट्रंप को नोबेल पीस के लिए रेकमेंड किया है और फिर अगले ही दिन ट्रंप ने वहाँ ईरान में बमबारी कर दी और पूरे पाकिस्तान में ये प्रेशर बना हुआ है। एम्बैरेसमेंट है, ये तो एम्बेरसमेंट है। पूरे पाकिस्तान के लोग इस वक्त ये चाहते हैं कि हुकूमत इस फैसले को वापस ले, अभी तक हुकूमत ने वापस नहीं लिया। तो ये इस तरह की जो फिर ये जो इफ एंड बट्स आ जाते हैं बीच में, तो ये मशकूक बनाते हैं। लिहाजा हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक होना चाहिए, और जो जारे है उसको जारे कहना चाहिए, जो दिफा कर रहा है उसको वो दिफा का राइट देना चाहिए। और देखें, पूरी मुस्लिम दुनिया में जो सबसे अच्छा स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के बाद, वो सबसे अच्छा है, वो मस्कत का आया है, वो क्या है? ओमान का। उन्होंने कहा है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। अब देखें कितना बैलेंस, कैलकुलेटेड और बहुत जबरदस्त है, हकाइक पर मबनी है ना। ये बहुत सादा सी बात है, जब ओमान ये कह सकता है तो हम भी कह सकते हैं। तो साबिर साहब, ये आपके नज़दीक इसकी दानिश क्या थी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया पाकिस्तान में? या मिस कैलकुलेशन हुई है इनसे, या एक टैक्टिकल मूव थी कि चले हम अपने जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अपने सर्व हो जाएंगे और हम जंगबंदी के लिए कोई किरदार भी अदा कर सकते हैं? देखिए, ये तो हमेशा से पाकिस्तान की जो हुकूमतें आती रही हैं, ये सिर्फ अभी नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले भी अमेरिकन सफारत खाने में जाकर ट्रंप को अमन का अलंबरदार कहा, पैगंबर कहा, पीस ऑफ मैसेंजर ऑफ पीस कहा। यानी कितनी बड़ी ये मिस्टेक है ना। फिर दूसरी मिस्टेक यही है। तो ये मुझे लगता है कि ये कुछ अपने आप को बताना चाहती है हुकूमत अमेरिका के सामने कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे आगे पीछे हैं, हमारा ख्याल करो, हमारी हुकूमत को चलने दो। क्योंकि ये भी डरते हैं, कमज़ोर है ना हुकूमत। यहाँ भी रिजीम चेंज हुआ है ना, एक डिबेट है बहुत बड़ी कि इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पे थी। अब तो देखें, दुनिया के सामने खुल गया बात है। मालिक में अमेरिका ने रिजीम चेंज बिल्कुल किया। 250 साल तारीख में हाँ। कहीं पर उन्होंने इस तरह किया जैसे पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ था, कहीं उन्होंने इस तरह करने की कोशिश की जैसे ईरान में करने की कोशिश की, कहीं उन्होंने बाकायदा फौजें भेज दी अफगानिस्तान में, इराक में, आगे पीछे वियतनाम में। ये उनकी 250 साल तारीख में ये बदमाशियाँ। तो अब ये डरते भी हैं हुकूमत कि भाई कहीं हमारा भी नंबर ना लग जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि डरें इस बात से कि अमेरिका ने जिस तरह ईरान की एटमी तनसीबात पे हमला किया है, खुदा खास्ता कल मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पे हमला ना कर दे, तो पाकिस्तान फिर कहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर। तो ये ऑप्शन फिर पाकिस्तान को भी यूटिलाइज करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान वफाक के खिलाफ भी अगर ये खबर हो जाती अगर वहाँ रिजीम चेंज आ जाता, क्योंकि इसराइल नवाज हुकूमत बिल्कुल आती ना, बिल्कुल, इसराइल नवाज हुकूमत आती और हमारा एटमी प्रोग्राम वो खतरे में हो जाता। फिर हम बेशक, हमारे पास ये भी देखें, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की फौज बड़ी प्रोफेशनल है, पाकिस्तान मजबूत है, बिल्कुल। हमने इंडिया के खिलाफ साबित किया है, हम इनको सलाम पेश करते हैं हमेशा। लेकिन इसको भी खत्म करने की साजिशें हो रही है ना, इसको भी कमजोर करने की साजिशें कौन कर रहा है? ग्रेटर बलूचिस्तान के बीच अच्छा, चौधरी साहब ने अजीब स्टेटमेंट दिया कि हमने उनको इसलिए नॉमिनेट किया क्योंकि कश्मीर का मसला हल करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। ये सबसे बड़ी अहमकाना बात है। अगर कोई ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप को सालिस बनाकर कश्मीर का मसला हल होगा, तो आप कश्मीरियों से पूछें कश्मीरी। ये इतना सादा क्यों है? ये सादा नहीं है, ये अंजुमन गुलामान अमेरिका है। तलाल चौधरी साहब इतना सादा मैं क्यों? बार बार ये कह रहा हूँ इस प्रोग्राम में कि अंजुमन गुलामान अमेरिका यही है कि जिनका काम ही गुलामी करना है। वो ये थोड़ी देखते हैं कि क्या फायदा है, वो अपना जाती फायदा देखते हैं। आप कश्मीरियों से पूछें ना, कश्मीरी क्या कहते हैं। मैं कश्मीरियों से रोज बात करता हूँ। अभी वो 8 जुलाई को कश्मीरी आ रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, मकबूजा कश्मीर के हमारे श्रीनगर के दोस्त हैं, आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। वो आएंगे यहाँ पर कराची में, शहीद वानी की बरसी यहाँ पे वो रखी जाएंगी। उसको हमारे भाई हैं, हमारे साथ राब्ते में। आप उनकी बात सुने ना, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका कश्मीर के मसले को हल नहीं कर सकता, अमेरिका तो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, वो कैसे करेगा। ये अहमकाना बात है कि अमेरिका से उम्मीद लगाना है कि अमेरिका कश्मीर का मसला हल करेगा। तो अहमकाना बात है डॉक्टर साहब की डिजर्व पे कि तलाल चौधरी साहब पता नहीं क्यों इतने वो अपने पर तोल रहे थे, जैसे उन्होंने कहा जो है कि हमने इसलिए उनको नॉमिनेट किया क्योंकि कश्मीर के मसले को हल करके। साबिर साहब, बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं, अब इससे जो है सरफ नज़र नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको ये चाहिए, आप नहीं समझते कि इस पर बाकायदा अपनी प्रोग्रामिंग बढ़ाए,
कि जो बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत हैं उस पे, क्योंकि दुनिया इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। अब साबित हो गया 2025 में जो जितनी जंगें हो रही हैं, हम सब कनेक्टेड हैं। क्योंकि अगर एक खित्ता, एक मुल्क डिस्टर्ब होगा तो और ममालिक भी डिस्टर्ब होंगे। क्या सजेशंस है आपके पास मीडिया के हवाले से कि इस पे प्रोग्रामिंग बढ़नी चाहिए? क्योंकि मैंने एक नोट किया है कि हमारे यहाँ जो इत्तलात है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, कि मगरबी मीडिया से ज़्यादा आ रही हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि मीडिया के अंदर जो अफराद बैठे हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, उन्हें बाकायदा रिसर्च करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, मुख्तलिफ ख़बरों के एंगल्स को चेक करके एक सही ज़ाविये को पेश करना चाहिए। और वो ज़ाविया पेश करना चाहिए जो हक़ के जो मुताबिक हो, जो राइट हो, ना कि ये कि वो मगरिब को फ़ेवर कर रहा हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो ख़बरें पेश की जाती हैं, वो मगरबी ज़ावियों की ही खबर को कॉपी पेस्ट करके पेश किया जाता है, ताकि वो जो उनका वो नैरेटिव है वो स्ट्रॉन्ग। मेरा साहब, इसमें एक और वजह भी है, लोग मेहनत नहीं करना, मेहनत नहीं करते। मैंने पहली बात यही की कि रिसर्च करें ना, माइंड अप्लाई नहीं करते। रिसर्च करें, दावियों को समझें कि भाई CNN क्या चाहता है, CNN के पीछे कौन है, BBC क्या चाहता है, BBC के पीछे कौन है, उनके मकासद क्या हैं। आप तो इसके एक्सपर्ट हैं। इस वक्त नहीं, इसमें मुझे बताइए, इस वक्त मुसद्दिका खबरें मशरक़ वस्ता की अगर हम किस पर रिलाई कर सकते हैं? प्रेस टीवी पे, अल जज़ीरा पे, कि कौन से चैनल्स हैं, आप बता सकते हैं? देखिए, मैं किसी एक का नहीं कहता, मैं कहता हूँ सबको पढ़ें, ठीक है। और कुछ आज़ाद तज्ज़िया निगारों को पढ़ें, मौजूद हैं सारे, सोशल मीडिया पे सब मौजूद हैं। उनकी बातों को पढ़ें, उनकी बातों को सुनें, आपको खुद उसके अंदर एक खबर मिले। नहीं, और ये बातें भी अब खबर तो रिपोर्टर या सहाफ़ी खुद नहीं, वो बनाता है, अब ये सही बात है। तो ये बताइए कि ये मतलब बहुत से पाकिस्तानी इससे नाबलद होंगे, लाइल्म होंगे इस हवाले से, कि पाकिस्तान जो है वो अब तस्करा किया जाता है पाकिस्तान के हवाले से अरब दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान को एक खतरे के तौर पे भी समझा जाता है, इसराइल से समझता है। तो वो खबरों की खोज किस मीडिया, किस प्लेटफॉर्म से की जा सकती है, किस एक्स अकाउंट के जरिए से की जा सकती है? बहुत सारे हैं। अच्छा। अभी मेरे ज़हन में ही के नाम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है। कुछ अरब हैं, कुछ गैर अरब हैं, कुछ इंग्लिश हैं, कुछ बाहर के यानी अमेरिकन हैं, कुछ यूरोपियंस हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। इस तरह हैं मल्टीपल लोग यहाँ से। और इसमें सबसे अहम तरीन यह है कि आप जिसकी खबर है वहाँ से लें, और उसको सही, यानी अगर हमास की खबर है तो हमास के ज़राए से लें। अच्छा, अगर हिजबुल्लाह की है, ईरान की है, अमेरिका की है, तो उनके ज़राए से लें, फिर उसको तहलील करके समझें कि भाई ये 4 जगह से एक खबर। वाह, देखिए आ रही है, दी आपने। अब हम क्या ढूंढें इसमें, हो क्या सकता है, फिर अपना एहतमाल पेश करें। यानी तहलील क्या होती है? एक तज्जिया होता है, तज्जिया है। वो हकीकत तो नहीं होती ना, कि वैसे पाँच दफ़ा हकीकत भी हो जाती है। तो ये असल चीज़। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट साबिर साहब, वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। आयतुल्लाह खामनई जिंदा हैं, सलामत हैं। उनके एडवाइजर के हवाले से जो झूठी खबरें चलाई गई थी वो भी जिंदा हैं, सलामत हैं। वो ये शख्स तो अपनी जगह कायम है। वो ये जो ऑपरेशन जो किया उन्होंने, बिशारत फत, इसका क्या मतलब है? और दूसरा ये बताइए, खामनई साहब अब मजबूत लीडर एक मुस्लिम उम्मा के उभर के तो सामने आ चुके हैं। बिशारत फत का जो लफ्जी मतलब है कि फतह की नवीद, फतह का ऐलान, फतह की बिशारत मिलना, कि भाई कामयाबी आपकी है। और जहाँ तक जो आयतुल्लाह खामनई साहब सुप्रीम लीडर की बात है, जो मैंने पहले भी कहा था कि खुदा ने इज़्ज़त मोमिनीन को दी है, तो ये वही मोमिनीन हैं। खुदा ने उन्हें फिर इज़्ज़त से नवाजा है, उनकी इज़्ज़त में इजाफा किया है, और उनको फिर उभरने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी उभरे हुए हैं। उनका जो मकाम था वही मकाम है। दुनिया उनको जंग से पहले भी जो देखती थी वो उसी इज़्ज़त के मकाम से देखती थी, जंग के बाद भी उसी इज़्ज़त के मकाम पर वो फाइज हैं। वो ज़ाहिरी इज़्ज़त के ना तो मोहताज हैं, ना किसी की ज़ाहिरी तारीश के वो ख्वाह हैं। हाँ, वो देखिए, हाँ, उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अदा कर रहे हैं। जब तक वो हैं वो अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर मुस्लिम दुनिया का और मैं सब इसलिए ये भी कहूँगा कि अब उनकी तकरीरें भी सुननी चाहिए पुरानी। बिल्कुल सुननी चाहिए। मैं नौजवानों को ये आपके प्रोग्राम में मैं नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो उनके दुरूस, उनके लेक्चर्स ज़रूर सुने, आयतुल्लाह खामनई साहब के, उनकी गुफ्तगुओं को सुने। आजकल तो ट्रांसलेट होकर आ रही हैं सोशल मीडिया पे, वो पढ़ें, उनको सुने। छोटे छोटे क्लिप्स हैं, यकीन कीजिए अगर हमारे नौजवान पाकिस्तान के ये सुनने लग जाएं तो उनकी सोच का दायराकार वसी हो जाएगा। वो दुश्मन की पहचान करेंगे, वो अपने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए खड़े हो जाएंगे। साहब साहब, वक्त बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, लेकिन हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा ये होता है कि हम जब तक एक स्ट्रीट का तड़का ना लगाएं तो पॉडकास्ट पूरा नहीं हो पाता। पाकिस्तान में मजहबी तंजीमों ने ईरान के हक में बयानात बहुत किए, अच्छी बात है, मौलाना फजल रहमान हो और तंजीमों में लीग जाती कौंसिल हो, लेकिन किसी ने कोई रैली नहीं निकाली। ये क्या वजह है साहब? मैं ये समझता हूँ कि इस पर तनकीद करने की बजाय बेहतर है कि जिन्होंने बयानात दिए उनके बयानात को ही काफ़ी समझा जाए, कि वो जितनी इस्तात उनके पास थी
उन्होंने वो काम किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी जमातें जो बयानात भी दिए और मुख्तलिफ रैलीज में उनकी क़यादत ने शिरकत भी कर ली, शिरकत भी कर ली, ये भी काफ़ी है। बयानात दिए, ऑर्गेनाइज ही की ना अभी तक। ये भी काफ़ी है। कोई बात नहीं, वो नहीं की, आप करवा लेना उनसे, उनकी अपनी कोई मजबूरियां होंगी, करवा लेना। मैं किस पर करवा लूं? यहाँ पर आपके तो बहुत इन्फ्लुएंस उन पे, नहीं, करवाएं, कोशिश करें। हर कोई आज़ाद है। अच्छा, और वैसे जिस तरह हमारी फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीकें आज़ाद हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हर तंजीम, हर इदारा सही है। आज़ाद। अब 20 सेकंड रहते हैं, ये जंग फिर से बहाल हो गई या खत्म हो गई है? जंग तो जारी है, जब तक गजा में जंगबंदी नहीं होगी जंग जारी है, जंग नहीं थमेगी। जंग नहीं थमेगी। डॉक्टर साबिर साहब के साथ आज हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ईरान इसराइल अमेरिका जंग के हवाले से, जो अब तक की इत्तला के मुताबिक सीज फायर हो चुका है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जंग जो है वो नहीं रुकेगी, और मैं डॉक्टर साहब की बात को इसकी वेटेज देता हूँ कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब न्यू नॉर्मल जो है वो सेट होता जा रहा है। धोखा दो, फरेब दो, फिर से हमला कर दो। ईरान के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी है कि उसको चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है। और ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो इसराइल जो है नाकाबिल तस्खीर है। मुस्लिम दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, हिम्मत पकड़े हैं, गैरत पकड़े हैं। इंशाल्लाह हक की फतह होगी, और जो है एक तरह से जो फतह जो है वो उनकी होगी जो हक के रास्ते पे हों। तस्मीन जावेद को डॉक्टर साबिर अबू वहीम साहब के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।